Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेक्चर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पर। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया है हम लोग। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आरएनए के बारे में और टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, राइट। तो अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे डीएनए लिखता हूँ और यहाँ पे आरएनए लिखता हूँ तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, राइट। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले, तो अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग स्ट्रक्चर तो सेम ही है। जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो डिफरेंस है यहाँ पर, सबसे पहले डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और जो आरएनए में शुगर होती है, आरएनए की शुगर का नाम है राइबोज, यहाँ पे होती है राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है थायमीन होता है, थायमीन, ठीक है। और आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ये तो हमें पता है ना, नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ा था, प्यूरिन और पायरामिडिन्स, ठीक है। तो पायरामिडिन्स में यहाँ पे डीएनए में थायमीन होता है और यहाँ पे यूरेसिल होता है। थायमीन और यूरेसिल में हमने देख लिया था स्ट्रक्चर सेम है, बस थायमीन में मिथाइल ग्रुप होता है और यूरेसिल में नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना 2,4-डाइकीटो-5 मिथाइल pyrimidine इज थायमीन एंड डीमिथाइलेटेड थायमीन इज यूरेसिल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखें डीएनए, जो डीएनए होता है यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो आरएनए होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है यूजुअली, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है यूजुअली। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड मिलता है, जैसे रियो वायरस के केस में, रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था ना डीएनए का, कि भाई अगर ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, तो इसका यहाँ पे एंटी पैरेलल 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, जी होगा तो सी, हमने ऐसा हम पढ़ चुके हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन रूल पढ़ चुके हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ठीक। अगर हम, अच्छा, जो डीएनए होता है यूजुअली एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर, और आरएनए जो है एक छोटा मॉलिक्यूल है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन डीएनए। तो जो डीएनए है इट इज लार्जर एंड आरएनए इज स्मॉलर देन डीएनए, राइट। अच्छा, ये आरएनए छोटा होता है, स्मॉलर होता है। जैसे इसमें कई बार क्या होता है, छोटा होने के कारण ये कई बार ऐसे लूप लाइक, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बना लेता है। देखो ना, सी सी एक एंड पे, 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे क्या है, जी जी। तो कई बार ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं और ये क्या करेगा, यहाँ पर आपस में पेयरिंग ले जाते हैं, जिसके कारण ये एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन ये है सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड नहीं है। डबल स्टैंड तो ये एंटी पैरेलल होता है, 5 to 3 और 5 to 3, ठीक है, एंटी पैरेलल। लेकिन ये 5 to 3 एक ही डायरेक्शन में, 5 to 3 एक सिंगल स्टैंड है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है आरएनए तो भी वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, होल डीएनए रेप्लिकेट्स। और हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स, ऐसे लिखते हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स, बोथ स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट इन रेप्लिकेशन। हमने देखा था ना रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शन होती है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली 1 गेट्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, 1 स्ट्रैंड फॉर्म्स आरएनए। दोनों स्ट्रैंड नहीं बनाते, तो 2 स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है आरएनए बनाने के लिए। तो अगर डीएनए से डीएनए बने, अगर डीएनए से डीएनए बने तो दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं रेप्लिकेशन में। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है जिस आरएनए को बनाने के लिए। सो
During transcription, only one strand gets participated in the formation of RNA. Both the strands does not participate in the formation of RNA, or we can say during the transcription, only one strand of DNA gets participated. But during the replication, both the strands gets participated, right? तो ये हमने कुछ मेन डिफरेंस देखा DNA और RNA में. हमें पता है DNA ज़्यादा स्टेबल होता है, RNA अनस्टेबल होता है. हमने देखा था कि क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके शुगर में सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है. तो हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको रब कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ RNA. इसको रब कर लेते हैं तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ RNA. तो अगर हम टाइप्स ऑफ RNA को डिस्कस करें, यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ RNA. तो RNA दो टाइप के मेन पढ़ेंगे, एक तो जीनोमिक RNA और एक पढ़ेंगे नॉन जेनेटिक या नॉन जीनोमिक RNA. जीनोमिक RNA ऐसा RNA जो कि बिहेव करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, राइट. जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, उसको जीनोमिक RNA बोलते हैं. ये कुछ वायरसेस में होते हैं. RNA बिहेव as a genetic material for storage of genetic information, ऐसा RNA में होता है, ऐसा कुछ वायरसेस में होता है. एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, रियो वायरस जिसमें जीनोमिक RNA होता है, ठीक है. TMV स्टैंड्स फॉर टोबैको मोजाइक वायरस. हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था हमारे 11th क्लास के चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. एक होता है QB बैक्टीरियोफाज, इसमें भी RNA होता है. तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें RNA यूज होता है एज अ जेनेटिक मटीरियल, एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर वायरसेस, और वायरसेस के एग्जाम्पल हैं ये, जहाँ पे RNA कैसा काम आता है, जीनोमिक RNA की तरह. नॉन जीनोमिक RNA में 3 टाइप का पढ़ना है. तो जैसे राइबोसोमल RNA, राइट. एक हम पढ़ेंगे tRNA, एक हम पढ़ेंगे मैसेंजर RNA, ठीक है. यहाँ पर R का मतलब राइबोसोमल RNA, T का मतलब ट्रांसफर RNA, M का मतलब मैसेंजर RNA. तो हमें ये 3 टाइप के RNA पढ़ने हैं जो नॉन जीनोमिक RNA. ये तो हम लोगों में भी मिलते हैं ना, सबके अंदर मिलते हैं. तो ये हेल्प करते हैं हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं तीनों RNA. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर हम बात करें, ये जो RNA होता है, RNA कैसे बिहेव करता है, एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, और एज अ कैटालिटिक, ऐसे लिखते हैं, कैटालिटिक मॉलिक्यूल. कैटालिटिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, राइबोजाइम होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे tRNA करता है. tRNA क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लेगा और एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर लाएगा. आगे डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल देखेंगे, स्ट्रक्चर mRNA का, इन सब का mRNA. कैटालिटिक मॉलिक्यूल राइबोसोमल RNA कुछ बिहेव करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि RNA कैन बिहेव एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल. ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है. तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक एक करके नॉन जीनोमिक RNA को. तो इसको रब कर देते हैं. तो सबसे पहले जो नॉन जीनोमिक RNA पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे राइबोसोमल RNA. जो हमें सबसे पहले नॉन जीनोमिक RNA पढ़ना है उसका नाम है राइबोसोमल RNA. तो लिखते हैं यहाँ पे राइबोसोमल RNA, इसको ऐसे लिख देते हैं राइबोसोमल RNA. नाम बोल रहा है राइबोसोमल RNA, तो किसके अंदर होता है, राइबोसोम्स के अंदर होता है. चलो ऐसे ही काम करते हैं. इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ना एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं. हमारे 3 टाइप के RNA हैं, mRNA, tRNA और राइबोसोमल RNA, ठीक है. ये 3 टाइप के RNA हमें पढ़ने हैं. तो अगर हम बात करें
इनमें से सबसे बड़ा आरएनए जो होता है उसका वो है मैसेंजर आरएनए, सबसे बड़ा होता है ये। इन तीनों आरएनए में सबसे साइज किसका लार्जर होता है? इसका। ये लार्जर होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है और ये मीडियम साइज, लार्जर साइज। ठीक है, तो इन तीनों आरएनए में सबसे बड़ा कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। और इन तीनों आरएनए में सबसे छोटा कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं। सपोज करो एक जंगल है, ठीक है, उस जंगल में एक एलिफेंट है, ठीक है, एक रैट है और एक रैट है जो अपने बोरो के अंदर है। ठीक है, उसने अपने बोरो बना रखा है, वो अंदर है। तो अगर हम लोग गए वहाँ पर और हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एक छोटा सा स्टोन है, छोटा सा स्टोन है, बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टोन हमें इन तीनों को मारना है। ठीक है, तो सबसे इजीली हम किसको स्ट्राइक कर पाएंगे? तो अगर हम लें तो जो एलिफेंट तो बड़ा साइज का होता है ना, सबसे इजीली एलिफेंट को मार पाएंगे ना, सबसे बड़ा है। सबसे मुश्किल किसको होगा मारना? जो ऐसा जो रैट है जो किसके अंदर है? बोरो के अंदर है, उसको मुश्किल होगा। तो सेम यही है, हमारे जब हमारे अंदर सेल में जो 3 आरएनए हैं, तो साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो न्यूक्लियसेस क्या काम करते हैं? आरएनए को अटैक करते हैं। तो सबसे इजीली अटैक न्यूक्लियस किसको कर पाएंगे? मैसेंजर। सबसे बड़ा है ना ये, ठीक है, तो सबसे बड़ा है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल है ये। एमआरएनए कैसा होता है? लीस्ट स्टेबल। ठीक है भाई, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए ये उसके अंदर राइबोसोम्स के अंदर छुपा बैठा है। जैसे जो रैट था जो बोरो के अंदर था, उसको मुश्किल होगा ना मारना, वैसे ही ये जो राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर बैठा छुपा हुआ? ये बैठा हुआ राइबोसोम्स के अंदर। तो सबसे मोस्ट स्टेबल यही है, मोस्ट स्टेबल यही है। और ये मॉडरेट स्टेबल, मॉडरेट स्टेबल। ठीक है, अच्छा भाई लीस्ट स्टेबल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो इसका परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, ये अराउंड 80% हमारे सेल में यही होता है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल ये है, तो सबसे कम यही होता है, ये अराउंड 1 to 5% होता है और ये अराउंड 10 to 15%। तो हमारे सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये 80%, 10 to 15% ये और 1 to 5% एमआरएनए। ठीक है, तो हमने कुछ इनका देखा कि साइज किसका बड़ा है, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, इनका परसेंटेज। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। चलो देखते हैं, सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा 80% सेल में यही मिलता है। ठीक है, मॉडरेट साइज रखता है। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 80% के करीब होता है। ठीक है, अच्छा राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर मिलता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है, राइबोसोम्स के अंदर होता है, प्रेजेंट इनसाइड राइबोसोम्स। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड राइबोसोम्स। चलो ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर मिलता है, ये सबसे स्टेबल है, 80% के करीब सेल में यही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें राइबोसोम्स, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही होते हैं। डिफरेंस क्या है? जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं और जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, इतना देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। चलो भाई लिख दिया। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भाई एक 80S मिलते हैं ना, ये तो पता है हमें। 80S एस क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वीडबर्ग कोफिशिएंट, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, हमने पढ़ चुके हैं ये। 70S प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या मिलता है? प्लास्टिड में 70S। खैर, इसकी एक लार्जर सब यूनिट है, बना लेते हैं, और एक स्मॉलर सब यूनिट है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट है, क्या होगी? 60S। ये स्मॉलर सब यूनिट है, क्या होगी? 40S। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट होगी
ये लार्जर होगी, प्रोकैरियोट्स में क्या होगी, ये 50s, ये स्मॉलर होगी, क्या होगी ये स्मॉलर, 30s। ठीक है। अच्छा, अब इन राइबोसोम्स के अंदर क्या मिलता है हमें, इन राइबोसोम्स के अंदर हमें राइबोसोमल आरएनए मिलता है। ठीक है, ठीक है। इन राइबोसोम्स के अंदर हमें क्या मिलता है, राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले अगर देखें यूकैरियोट्स के 40s सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड इसका 3' इस ये है 18s राइबोसोमल आरएनए, यहाँ लिख देते हैं 18s राइबोसोमल आरएनए। और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स में जो 30s में बैठा हुआ है उसका नाम है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5' एंड इसका 3' एंड इसका नाम है 16s राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कंटेन्स 18s राइबोसोमल आरएनए व्हाइल स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कंटेन 16s राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, ये जो लार्जर सब यूनिट है यहाँ पर एक राइबोसोमल आरएनए है 5' एंड इसका 3 सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, 28s राइबोसोमल आरएनए, 28s राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, यहाँ पर मिलता है हमें 23s राइबोसोमल आरएनए, ऐसा ही है 23s राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर और भी मिलते हैं, यहाँ पर एक मिलता है 5s राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पर मिलता है एक और, यहाँ भी 5s राइबोसोमल आरएनए मिलता है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा मिलता है जिसका नाम है 5.8s राइबोसोमल आरएनए। तो अगर हम बात करें एक ऐसा राइबोसोमल आरएनए जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है सेम, उसका नाम केवल एक ही दिख रहा है जो ग्रीन कलर में बना है, 5s राइबोसोमल आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए। बाकी यहाँ पे स्मॉलर में 18s राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर में 16s राइबोसोमल आरएनए, 28s राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर है, 23s राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर है, 5s 5.8s यहाँ पर है, यहाँ पे 5.8s नहीं मिलता। इनके फंक्शन क्या होते हैं एक बार हम ट्रांसलेशन में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर है, हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये क्या, एक बार फंक्शन लिख लेते हैं इनको एक ब्रॉड वे में। देखते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये हम ब्रॉड वे में देख रहे हैं, सारे राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन देख रहे हैं, ये हम लोग बाकी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो अगर हम बात करें, ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये हेल्प करते हैं, राइबोसोमल आरएनए हेल्प्स टू अटैच टीआरएनए on the larger subunit of ribosomes। ठीक है, एक और फंक्शन, राइबोसोमल आरएनए हेल्प्स टू अटैच mRNA on the smaller subunit of ribosomes। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए हेल्प्स टू अटैच द टीआरएनए ऑन द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, और स्मॉलर में बाइंड करने पे, और एमआरएनए को स्मॉलर में बाइंड करवा देता है राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक इसको रब कर देते हैं थोड़ा। तो ये कैसे अटैच करवाता है उसको हम एक बार देखते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेंगे। देखो, ये एक लार्जर सब यूनिट है, ये एक स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये यूकैरियोट्स में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 18s राइबोसोमल आरएनए होगा ना। तो 18s राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, हेल्प करता है कि ये मैसेंजर आरएनए को इस स्मॉलर सब यूनिट में बाइंड करवाए। ठीक है,
तो 18S राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है कि मैसेंजर आरएनए इस स्मॉलर सब यूनिट में बाइंड कर जाए, ठीक है। यहाँ पर 5S राइबोसोमल आरएनए होता है, 5.8S होता है, तो ये दोनों हेल्प करते हैं इन यूकैरियोट्स 5S राइबोसोमल आरएनए और 5.8S की टीआरएनए को लार्जर सब यूनिट के अंदर ले आए, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, यूकैरियोट्स में जो स्मॉलर यूनिट है वहाँ पे 18S राइबोसोमल आरएनए है, वो हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए को टू अटैच ओवर द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, राइट। The ribosomal RNA like 5S ribosomal RNA and 5.8S ribosomal RNA helps to attach tRNA on the larger subunit of ribosomes, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ये काम 16S राइबोसोमल आरएनए करेंगे mRNA को अटैच करने का, tRNA को लाने का काम लार्जर सब यूनिट में काम करेंगे 5S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि उनमें 5.8 तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक बार ट्रांसलेशन में भी। तो ये राइबोसोमल आरएनए हो गया थोड़ा फिनिश। अब हम पढ़ते जा रहे हैं टीआरएनए के बारे में। तो टीआरएनए, इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, इसको अडैप्टर आरएनए भी बोलते हैं, अडैप्टर आरएनए, ठीक है। इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए। सबसे छोटा है ना, 4S सब यूनिट है इसकी, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 4S है। अब याद करो राइबोसोमल आरएनए में जो सबसे छोटा था 5S था, टीआरएनए में इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 4S ही है। तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है, और स्मॉलेस्ट है जिसके कारण ये सॉल्युबल आरएनए कहलाता है, ठीक है। इसको अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, ये साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और राइबोसोम्स के अंदर ले आएगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इसको अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए इज अ अडैप्टर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये जो टीआरएनए होता है ना, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दिया था हॉले ने, और टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया था किम, क्या ये, ठीक है। इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एल, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ट्रांसलेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनाना, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाना इस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में एक्चुअली ये स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। और ये क्लोवर लीफ मॉडल अगर फोल्ड हो जाए तो क्या बनाता है, इन्वर्टेड एल। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला पॉइंट कि जो क्लोवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल स्ट्रक्चर, एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। तो हम लोग जो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है भाई। देखते हैं, बना लेते हैं इसको।
देखते हैं भाई, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो हमने देखा ये जो आरएनए होते हैं तो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, तो सिंगल स्ट्रैंड यही, ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर ग्रुप है CCA ग्रुप होता है, और यहाँ पे ए ग्रुप का ये जो एंड 3 प्राइम एंड है ना, OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5 प्राइम तो फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब क्या है, इस 5 प्राइम एंड पे होता है ग्वानोसिन G, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं, तो जिसके कारण ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से ये क्या बना लेते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये जो हमने दिखाया, ये जो आपस में फोल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस, जिसके कारण हमें डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, लेकिन है नहीं। यहाँ पर ये जो लूप बन रहा है, इस लूप का नाम है T-Psi-C लूप, या फिर इसको अटैचमेंट लूप भी बोलते हैं, अटैचमेंट लूप। यहाँ पर एक्चुअली कुछ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, जिसके कारण यहाँ पे लूप बन गया। तो यहाँ पे T-Psi-C लूप में कुछ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस हैं, जिसके कारण अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस होने के कारण उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया दूसरे नाइट्रोजन बेस से। लेकिन यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द 2 नाइट्रोजन बेस, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड लाइक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लूप बना बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल अमाइनो नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। T-Psi-C लूप बोलते हैं, अटैचमेंट लूप। ये वेरिएबल लूप है, वेरिएबल लूप। ये एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। ये जो लूप है ये वाला, इसको बोलते हैं DHU लूप, DHU लूप, ठीक है, DHU लूप। रिकॉग्निशन लूप भी बोल देते हैं इसे। एंटीकोडॉन लूप को नो डॉक लूप भी बोलते हैं, नो डॉक लूप, ठीक है। यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ऐसा स्ट्रक्चर बना। इन लूप में अनयूजुअल अमाइनो एसिड होने का, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस होने के कारण ये लूप बने। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ले रहे दूसरे नाइट्रोजन बेस के कारण, दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये जो आर्म होता है 3 प्राइम एंड, दिस इज द अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है ये। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड करता है इस आर्म पर। तो एक बार देखते हैं। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है, जिसमें हमें 3 प्राइम एंड है, ये CCA, 5 पे G, 3 लूप है, ये वेरिएबल लूप है छोटा सा, और ये जो 3 प्राइम एंड है पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म लिखा है। अब एक्चुअली ये होता क्या है, एक बार सारे रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, T-Psi-C लूप, अटैचमेंट लूप। ये लूप क्या करता है, देखो ये क्या करेगा लूप, हमें पता है जब ये, अच्छा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 प्राइम एंड से। हमारे साइटोप्लाज्म में क्या है, ये अगर साइटोप्लाज्म में, ये हमें tRNA साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स इस वाले आर्म पे बाइंड करते हैं यहाँ पर। तो अमाइनो एसिड बाइंड्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, मतलब यहाँ पे बाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है ना, NH2 COOH। तो अमाइनो एसिड का ये R अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, तो अमाइनो एसिड का ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये OH ग्रुप, यहाँ से H2O निकलेगा। जब H2O निकलेगा और यहाँ से H2 निकलने के बाद असाइल लिंकेज बन जाती है, असाइल लिंकेज, और ये जो अमीनो एसिड है इस 3 प्राइम एंड से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड किस आर्म पे बाइंड करता है, अमीनो एसिड बाइंड करता है 3 प्राइम एंड पे, राइट। क्यों बाइंड करता है, क्योंकि अमीनो एसिड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, असाइल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, असाइल लिंक
होगा तो ये अमाइनो एसिड किसके कहाँ बैठ जाएगा, 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो किस टीआरएनए के किस आर्म पे बैठता है, 3 प्राइम पे। तो यहां पर कौन बैठ गया है, अमाइनो एसिड बैठ गया है, ये कौन है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, टी साइसी लूप क्या करता है, ये अमाइनो एसिड जब बैठ गया तो टी साइसी जब ये टीआरएनए क्या जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा। ये राइबोसोम्स है सपोज करो, ये बड़ी सब यूनिट लार्जर और ये स्मॉलर, ठीक है। अगर ये प्रोकैरियोट है तो यहाँ पर क्या होगा, 5s राइबोसोमल आरएनए होगा। तो जब ये 5s राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इस टी साइसी लूप को पकड़ेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा टीआरएनए को। तो टी साइसी लूप हेल्प्स द टीआरएनए टू एंटर्स इनसाइड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ऐसा क्यों कर पाता है, बिकॉज टी साइसी लूप, ये जो 5s राइबोसोमल आरएनए है, ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा टी साइसी लूप को पकड़कर इसको क्या कर अपने अंदर लेके आएगा। तो 5s राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इस टी साइसी लूप को पकड़ेगा और इस टीआरएनए को अपने अंदर ले आएगा। जब टीआरएनए अंदर आएगा बड़ी लार्जर सब यूनिट में, तो ये अमाइनो एसिड भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए टी साइसी लूप इज, ऐसे बोलते हैं, टी साइसी लूप इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द 5s राइबोसोमल आरएनए। तो 5s राइबोसोमल आरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यूकैरियोट्स में 5.8s राइबोसोमल आरएनए असिस्ट करता है 5s राइबोसोमल आरएनए को, जिसके कारण टीआरएनए लार्जर सब यूनिट के अंदर आ जाए। प्रोकैरियोट्स में ये 5.8 वाला तो होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में तो 5.8 वाला होता ही नहीं है, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा। ये टी साइसी लूप हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे कौन बाइंड कर गया, अमाइनो एसिड बाइंड कर गया। अब ये एंटीकोडॉन लूप को थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जो एंटीकोडॉन लूप होता है ना, इसमें क्या होता है, एंटीकोडॉन्स होते हैं। जैसे इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये एमआरएनए एक 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे ना कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स आर द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जैसे यू 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 ए यू जी, ये हम जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। तो कोडॉन्स हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोडॉन्स हैं, ए यू जी यू यू यू। अब एंटी बोला ना, एंटी कोडॉन, एंटी मतलब अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज करो ये ए यू जी है, तो यहाँ पर एंटी कोडॉन पे यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा, जी की जगह सी, यू की जगह ए और ए की जगह यू। तो दिस यू ए सी इज एंटी कोडॉन ऑफ कोडॉन ए यू जी। देखेंगे एक बार, कोडॉन था यहाँ पे, कोडॉन था ए यू जी, तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, इसका एंटी कोडॉन होगा जी की जगह सी, यू की जगह ए और ए की जगह यू। दिस इज एंटी कोडॉन। तो अगर मैं बात करूं, ये कोडॉन, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है कोडॉन। ए जो है 5 प्राइम एंड पे आ रहा है और जी आ रहा है 3 प्राइम एंड पे। तो एंटी कोडॉन की जो डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल ही होगी। तो ये 5 to 3 होगा। मतलब अगर ये फर्स्ट कोडॉन है, अगर ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन का, तो ये जो ये होगा, ये होगा थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटी कोडॉन। अगर ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन का, तो ये भी सेकंड न्यूक्लियोटाइड होगा एंटी कोडॉन का। अगर ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है एंटी कोडॉन का, तो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन का। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन की जो मैचिंग होती है ना, वो भी एंटी पैरेलल ही होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो कोडॉन देख लिया हमने, एंटी कोडॉन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो एंटी कोडॉन क्या करता है, एंटी कोडॉन रीड करता है कोडॉन को एमआरएनए पे। जैसे सपोज करो एयूजी जो कोड करता है मिथुनिन को कोड करता है, मिथुनिन को ही करता है। तो यूएसी, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अमाइनो एसिड जो बैठेगा वो मिथुनिन बैठेगा, ठीक है, मिथुनिन बैठेगा। तो यूएसी क्या करेगा, एयूजी को कॉम्प्लीमेंट, एयूजी का कॉम्प्लीमेंट है ना यूएसी, तो ये टीआरएनए इस एयूजी के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर मिथुनिन को छोड़ देगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे। तो एंटीकोडॉन क्या करते हैं, एंटीकोडॉन रीड्स द कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो एंटीकोडॉन लूप पे क्या होता है, एंटीकोडॉन होते हैं। एंटीकोडॉन जो होते हैं किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोडॉन के। कोडॉन कहाँ होता है,
कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है mRNA के ऊपर, जिसको एंटीकोडॉन रीड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। टी साइज सी लूप क्या करता है, अटैचमेंट लूप, ये 5s राइबोसोमल आरएनए और यूकैरियोट्स में 5.8b, तो 5s राइबोसोमल आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये 5s राइबोसोमल आरएनए इसको पकड़ेगा टी साइज सी लूप को और अंदर ले आएगा। किसके अंदर ले आएगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। एंटीकोडॉन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडॉन के, और कोडॉन का होता है एमआरएनए पे। ये डीएचई लूप, डायहाइड्रोयूरिडिन लूप, ये जो डीएचई लूप है इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो दिस इज डीएचई लूप। अब क्या होता है डीएचई लूप पे, डीएचई लूप पे एक एंजाइम बैठता है, इसका नाम है, ऐसे बना रहे थे इसको, डीएचई लूप पे कौन बैठता है, एक एंजाइम। तो एंजाइम बनाते हैं भाई, ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। अमीनो असाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम क्या करता है, देखना ध्यान से, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। कैसे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे करते हैं, ये अमीनो एसिड है, इसको एटीपी के साइड बाइंड करा लेगा, तो अमीनो एसिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और एडीपी अलग हो गया। तो ये वाला जो है ये एक्टिवेटेड है, ये वाला जो अमीनो एसिड है ये कैसा है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैसे बनता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बनता है वो एटीपी के साइड कंबाइन कर जाता है और एटीपी के साइड कंबाइन करके ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और एडीपी निकल गया, तो दिस इज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो ये एक्टिवेटेड, ये करता कौन है, ये कराता है। तो अमीनो एसिड सिंथेटेज का पहला फंक्शन, अमीनो एसिड सिंथेटेज जो डीएचई लूप पे है उसका पहला फंक्शन क्या है, वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराता है, ऐसे। अब दूसरा फंक्शन, जब ये एक्टिवेट हो गया, इसके और भी हाथ हैं, जब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसको पकड़ेगा और इसको यहां बैठा देगा। कहां बैठ गया, अभी ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड है ना, यहां पर ये बैठ गया। कहां बैठ गया, ये 3 प्राइम एंड पे। तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है, इसके दो फंक्शन, इसके पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू एक्टिवेट द अमीनो एसिड, करा दिया। दूसरा फंक्शन क्या है, ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है इसको पकड़कर कहां बैठा देता है, 3 प्राइम एंड पे। तभी तो उससे बोला इस वाली आर्म को अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, लिंकेज, असाइल लिंकेज हमने देखा था। तो ये काम है डीएचई लूप का। तो हमारे अगर साइटोप्लाज्म में 20 अमीनो एसिड्स है ना, तो ऐसे एंजाइम जो होंगे, ऐसे एंजाइम कितने होंगे, 20 एंजाइम्स होंगे। सब अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, तो यहां पर स्पेसिफिक ही अमीनो एसिड बाइंड करना चाहिए, तो वो कौन एंश्योर करेगा, ये एंजाइम, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, तो डीएचई लूप पे कौन सा एंजाइम बैठा है, डीएचई लूप पे जो एंजाइम बैठा है उसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। तो ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा और करेक्ट अमीनो एसिड इस एंटीकोडॉन के हिसाब से यहाँ पर लगा देगा। जब लग गया तो ये अब एंटीकोडॉन कोडॉन को रीड करेगा, अमीनो एसिड को छोड़ देगा वहां पर, ठीक है। हमारे साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड लगना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कितने एंजाइम्स हैं, अमीनो एसाइल सिंथेटेज 20, राइट। तो ये हो गया हमारे, ठीक है। तो ये हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, टी साइज सी लूप, एंटीकोडॉन लूप और डीएचई लूप। ये लूप क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो कौन से होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, जिसके कारण ये लूप बन जाते हैं। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, जिसके कारण ये डबल स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, लेकिन है ये सिंगल स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। CCA 5 प्राइम पे G, 3 प्राइम पे CCA, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो एसिड के साथ असाइल लिंकेज ले जाएगा, अमीनो एसिड को यहाँ बाइंड कराएगा। टी साइज सी लूप राइबोसोम्स के अंदर लार्जर सब यूनिट में एंट्री के लिए हेल्प करेगा। एंटीकोडॉन किसको रीड करेगा, कोडॉन को।
डीएचई लूप पे ये एंजाइम बैठा है, इस एंजाइम के फंक्शन हमने यहाँ पे देख लिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। आगे देखते हैं। तो इसको रब कर दिया हम लोगों ने। तो आगे देखते हैं जो अनयूजुअल अमीनो एसिड होते हैं ना, वो लूप्स में कौन से होते हैं, सॉरी अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस, अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इनोसिन, एक होता है स्यूडो यूरासिल जिसको हम साई बोलते हैं, साई टी साई सी बोलते हैं, टी साई सी, ये जो साई है दिस इज स्यूडो यूरासिल। एक डीएचई होता है जहाँ डीएचई लूप में डाईहाइड्रो यूरिडिन। तो जो लूप बने थे हमारे, वो लूप इनके कारण बने थे। ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है। ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते यूजुअल नाइट्रोजन बेस के साथ, ठीक है। तो ये 3 है, उसको थोड़ा याद रखेंगे हम। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया अडेप्टर मॉलिक्यूल का। तो अडेप्टर इसलिए बोला क्योंकि वो अडेप्टर क्यों बोला एक बार देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। सपोज करो ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, राइट। डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर ही। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, एमआरएनए बना। ये एमआरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है, टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए इस एमआरएनए पे इसको रीड करने के लिए राइबोसोम्स बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और ये टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को पकड़ेगा और अमीनो एसिड को पकड़ कर यहाँ आ जाएगा। और जब अमीनो एसिड को एंटी कोडॉन क्या करेगा, कोडॉन को रीड करेगा और अमीनो एसिड को छोड़ देगा और टीआरएनए फिर से बाहर, फिर टीआरएनए अपने फिर से अमीनो एसिड को पकड़ेगा। तो इस टीआरएनए करा क्या काम, टीआरएनए बस ये अमीनो एसिड को पकड़कर कहाँ छोड़ दिया, राइबोसोम्स के अंदर, अडेप्टर की तरह काम किया, इसलिए उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन में। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो हमने राइबोसोमल आरएनए पढ़ लिया, हमने टीआरएनए पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो लिख लेते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को जेकब एंड मोनायड ने डिस्कवर किया था, जेकब एंड मोनायड ने, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए होता है, सबसे हमें पता है ये इनका 1 to 5% होते हैं, लीस्ट स्टेबल हैं, लार्जर मॉलिक्यूल हैं। 3 आरएनए में सबसे बड़े यही हैं, ठीक है। मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल में बड़ा कौन है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में थोड़े अलग अलग होते हैं। देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये जो प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए होते हैं, इस 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। इस 5 प्राइम एंड पे ना एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस का नाम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीक्वेंस, ये AGGU, इसको बोलते हैं साइन डलगार्नो सीक्वेंस। शॉर्ट में इसको SDS भी बोल देते हैं। तो साइन डलगार्नो सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि प्रोकैरियोट के एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे होगा, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए होगा, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए होगा, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ 5 प्राइम एंड पे एक सीक्वेंस होता है जिसका नाम यहाँ लिख देते हैं GCC ACC AUGU। दिस इज अ कोजैक सीक्वेंस। इसका नाम क्या है, कोजैक सीक्वेंस। तो ये नाम एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे है। साइन डलगार्नो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड कोजैक इज मैडलिन कोजैक, जिन्होंने ये सीक्वेंस डिस्कवर किया। तो प्रोकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे एक सीक्वेंस होता है, उसका नाम ये है। हम लोगों को ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक बार देख रहे हैं। दिस इज साइन डलगार्नो सीक्वेंस एंड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द यूकैरियोटिक एमआरएनए इज अ कोजैक सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट ये है, इसको देख लेंगे। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और जो यूकैरियोट का मैसेंजर आरएनए है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक।
इसका मतलब ये है जो अच्छा भाई, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स पे हमें पता है एक ही डीएनए है, और उस एक ही डीएनए को जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वो एक आरएनए बनाएगा। और जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं प्रोकैरियोट्स में, कोई भी एंजाइम बन रहा है भाई, ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम्स, जो भी एंजाइम बन रहा है, जो भी प्रोटीन बन रही है, उसको केवल एक ही आरएनए और एक ही डीएनए बना रहे हैं भाई। एक ही डीएनए है ना प्रोकैरियोट्स पे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक ही तो है, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स एक ही डीएनए को बनानी है। तो जिसके कारण डिवीजन ऑफ लेबर तो है ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो उनका जो आरएनए पॉलीसिस्टोनिक है, मतलब इसमें काफ़ी सारे एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे यहाँ पर जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, जो कि क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड है। तो ये सिस्टोन 1, ये सिस्टोन 2, ये सिस्टोन 3 एंड सो ऑन, और भी होंगे। तो यहाँ पर राइबोसोम्स बाइंड करेगा, यहाँ राइबोसोम बाइंड करेगा, यहाँ राइबोसोम बाइंड करेगा, तब ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो इसके एमआरएनए पे काफ़ी सारे राइबोसोम्स बाइंड कर जाते हैं, जिसको हम पॉलीसोम भी बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था ये। तो जो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए होता है पॉलीसिस्टोनिक होता है, उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से स्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं जो पॉलीपेप्टाइड बना पा रहे हैं। लेकिन जो यूकैरियोट का आरएनए होगा वो मोनोसिस्टोनिक होगा, मोनोसिस्टोनिक होगा, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है भाई। इंसुलिन के लिए एक अलग जीन है हमारे पास, ग्लूकागॉन के लिए अलग जीन है, तो जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं उसके लिए अलग अलग जीन्स हैं, कई सारे डीएनए, डिवीजन ऑफ लेबर है यूकैरियोट्स में, ठीक है। जिसके कारण डिवीजन ऑफ लेबर के कारण ये एडवांस है, और वो कैसा होगा, मोनोसिस्टोनिक। याद रखना, पी से प्रोकैरियोट्स और पी से ही पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक मतलब काफ़ी सारे सिस्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तो एक ही आरएनए काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड बना जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक आरएनए है तो एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है, एक ही राइबोसोम्स बाइंड करेगा, राइट, एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक इज एन एडवांस फीचर एंड इट शोज द डिवीजन ऑफ लेबर, बट पॉलीसिस्टोनिक इज नॉट एन एडवांस फीचर, क्योंकि एक ही को सारा काम करना है। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग अलग जीन है, अलग अलग आरएनए बनेगा, तो थोड़ा इसको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, आए तो एक और इसमें थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पर। जो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए होगा ना थर्ड, वो अनइंटरप्टेड होगा। इसका मतलब ये, और इसमें जो होगा, इसमें इंटरप्टेड होगा, इसका एमआरएनए यूकैरियोट्स का इंटरप्टेड होगा। इंटरप्टेड मतलब स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होगा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अरेंजमेंट भाई 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। यहां पर क्या होगा 5 प्राइम एंड पे एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, इस एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ये एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस मतलब ये कोड करके प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है ना, उसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स, आई मतलब इंट्रॉन्स, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो हमारे एमआरएनए में जब एमआरएनए बनता है उसमें कोडिंग एक्चुअली ये एमआरएनए नहीं है, ये बाद में हटा दिए जाते हैं, इनको फिर एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। एचएनआरएनए मींस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसके बाद एमआरएनए बनता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एचएनआरएनए जो बनता है हमारे में, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बाद में हटा दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट है ना, ये जो कोडिंग सीक्वेंस स्प्लिट हो रहा है ना, किससे स्प्लिट हो रहा है, नॉन कोडिंग से। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो हमारा जो एमआरएनए होता है उसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। नॉन कोडिंग कोडिंग, नॉन कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस होते हैं एमआरएनए पे, फिर बाद में हटा दिए जाते हैं। कैसे हटाते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इन एमआरएनए के 3 डिफरेंस हम लोग जान लेंगे। पहला देखा भाई, जो एमआरएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, उसमें साइंडल गार्नो, यहाँ पे कोजैक सीक्वेंस। ये जो एमआरएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, इसमें
ये इंटरप्रेट सीक्वेंस नहीं होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाँ इंट्रॉन्स होते हैं। प्रोकैरियोट का पॉलीसिस्टोनिक होता है, इसका मोनोसिस्टोनिक होता है, ठीक है। बाकी चीज़ प्रोकैरियोट्स और ये सब आगे डिस्कस करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन में कि एचएनआरएनए से एमआरएनए क्यों कैसे बना, इंट्रॉन्स को कैसे हटाया गया, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन हमने आरएनए के टाइप्स यहाँ पे हमने पूरे डिस्कस कर लिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन।